जब उनकी बेटी गोमयन पैदा होती है, क्वांशिक बस उसे ही देख रहे थे। वो कहते हैं कितनी छोटी है, कितनी प्यारी है। वो कहते हैं यह देखने में मुझ पर गई है। क्वांशिक अपना रनर बनने का सपना और एसन अपना कॉलेज जाने का सपना छोड़ देती है। अब उनका एक नया सपना था कि वह अपनी बच्ची की सारी ख्वाहिशें पूरी करे, अपनी बच्ची के सारे सपने पूरे करे, उसे अच्छी जिंदगी दें। पर दादी एसन से और भी ज्यादा नाराज रहने लगी थी। उस पर हमेशा अपने शमन वाले झाड़ फूक करती रहती थी, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। क्वांशिक रोज काम पर जाता था और रात में देर से आता था। उसे इतनी मेहनत करता देख एसन भी अब घर के कामों में बहुत मेहनत करती थी, लेकिन इतने ताने वो कैसे ही सहती। ऊपर से उन लोगों ने उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ा था। क्वांशिक एसन के लिए स्टैंड लेना चाहता था, पर एसन ने ही मना कर रखा था। एक दिन तो वो खाने की प्लेट हटाकर एसन की तरफ मुड़ जाता है। दरअसल ऐसा था कि जो मेल्स हैं वो अलग खाएंगे और फीमेल्स अलग खाती थी, अनलेस वो घर की हेड हो जैसे कि दादी। पर क्वांशिक अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेता है और उसके साथ खाना खाता है। एक दिन एसन अपने स्टेप फादर के घर से साइकिल ले आती है, क्योंकि वह लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। अब तो यह सोच सकते हैं कि यह घर उनका हुआ, पर एक्चुअली यहाँ वह लोग भाड़े पर रहते थे, तो ये घर उनका नहीं था। गोमयन साइकिल देखकर बहुत खुश होती है, पर दादी कहती है घर की बेटियां साइकिल क्यों चलाएंगी, उसे घर के काम सिखाओ। मिस यांग कहती हैं मैं इसे कल रैक पिकर को बेच दूंगी। यह सुनकर एसन का दिल टूट जाता है, लेकिन क्वांशिक कल एकदम नई साइकिल लेकर आ जाता है और कहता है कि ये बहुत महंगी है, तो बेचना है तो इसे भी बेच दीजिए। अब इतनी महंगी साइकिल वो रैक पिकर को तो नहीं बेचेंगे। तो गोमयन खुशी से इसे चलाने लगती है। कुछ वक्त बाद दादी और मिस यांग गोमयन से कहती हैं आज पूजा का दिन है और तुम्हें ये करना है। और वो पूजा थी गोमयन को गोताखोर बनाने की। एसन यह देखते ही पहली बार अपना होश खो बैठती है। उसने अपने सारे सपने त्याग दिए थे ताकि उनकी बेटी बड़ी होकर कुछ बन सके। वो उसे सब कुछ सिखाना चाहती थी, उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन गोताखोर कभी नहीं। मिस्री कहती थी इस गांव में कुत्ते की जिंदगी बेहतर है गोताखोर से। हर दिन मौत से लड़कर आते हो, किसके लिए? पैसों के लिए, जिससे घर भी नहीं चलता। क्वांशिक उसी दिन एसन के साथ घर छोड़ देता है। वो दोनों एक बूढ़े अंकल आंटी के वहाँ किराए पर रहने लगते हैं और आखिरकार ये घर उनका अपना था। और क्वांशिक उनसे कहता है एसन मैं तुम्हारे लिए इससे बहुत बड़ा कर लूंगा। एसन यह सुनकर इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ एसन दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बीच उसे पता चलता है क्वांशिक दरअसल सेंगल के यहाँ काम करता था। सेंगल वही व्यक्ति है जिससे एसन की पहले शादी होने वाली थी। अब क्योंकि एसन ने सेंगल से शादी तोड़ दी थी, इसलिए वह क्वांशिक से ज्यादा काम करवाकर उससे बदला लेता था। एसन यह बात करने सेंगल की वाइफ योंग रैंग के पास आती है, पर वो खुद अपने पति के जुल्म से परेशान थी। एसन खुद ही कुछ करने का सोचती है। जब सेंगल क्वांशिक पे दादागिरी कर रहा था, तो एसन सभी के सामने चिल्लाते हुए आती है। प्रेगनेंसी की हालत में सेंगल को खींच के मारती है और सबके सामने सुनाती है वो तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, तुम्हारे नौकर नहीं है, एंड आज से वह तुम्हारे पास काम करने नहीं आएंगे। वो क्वांशिक को लेकर चली जाती है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि अब पैसे कहाँ से आएं। वो बहुत हताश थी। क्वांशिक हर दिन काम ढूंढने जाता था, पर कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने सरपंच के रिश्तेदार से जो दुश्मनी ले ली थी। क्वांशिक समय के साथ बहुत निराश होते जा रहा था। क्वांशिक हर वक्त उदास रहा करते थे, क्योंकि बिना पैसों के वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। उनका राशन तक खत्म हो रहा था। बूढ़े अंकल आंटी जिनका ये घर था वो रेंट मांगने आते हैं, पर उसी दिन कोई तो उनका रेंट पे कर देता है। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन है। हम देखते हैं कि घर का राशन अब खत्म होने लगा था, लेकिन हर रात थोड़ा राशन वापस आ जाया करता, पता भी नहीं कैसे। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा, एसन पहुंचती है अपनी दादी के पास। चाचा कहते हैं यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से तो बड़ी बातें बोलकर लेकर गया था। एंड दोस्तों, हमारे सामने सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब मिस्त्री मरने से पहले दादी के पास आकर उनसे एक आखिरी वचन मांगा था कि मेरी बेटी हो सकता है हताश होकर आपके पास आए। मेरे जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, तो आप प्लीज उसके हाथ को थाम लेना। हर बार उसकी मदद मत करना, पर एक बार आप उसकी मदद कर देना ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। प्लीज माँ, प्लीज।
वहाँ दादी उन्हें तैयार करती हैं, उनकी तस्वीर लेती हैं। मिस री के जाने के बाद एसुन के पास अपनी माँ की एक तस्वीर हो। मिस री दादी जी की एक पिक लेना चाहती थी, पर वो मना कर देती हैं कि मेरा वक्त आएगा तब मैं भी लूंगी, अभी मुझे जीना होगा। दादी जी प्रेजेंट में एसुन को अपनी सोने की रिंग दे देती हैं और एसुन उनका दिल से शुक्रिया अदा करके वांशिक के साथ एक नई बोट खरीदती है। यह उनकी खुद की बोट थी। यह सीन बहुत ही प्यारा था। एसुन और वांशिक आइडियल कपल थे, जब एक दूसरे को जरूरत पड़ती बिना हिचकिचाए एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते, और शायद यही सच्चे प्यार की निशानी थी। वहाँ अब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी खुशी में, खासकर वो दादियाँ जो मिस्री की दोस्त थी। यही नहीं, मिस यांग और ग्वांशी की दादी भी वहाँ पर आती हैं। अचानक एसुन को दर्द होने लगता है और हाथ गाड़ी में ग्वांशिक और मिस यांग उसे लेकर हॉस्पिटल भागते हैं, जहाँ जन्म होता है यांग का, उनका बेटा। फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में दुख खत्म होने लगता है और अब वह अपना खुद का घर लेते हैं और बूढ़े अंकल आंटी को जाने से पहले दिल से शुक्रिया करते हैं, और वहाँ वो सीपियों की बनी एक अलमारी लगाते हैं जो उनके लिए बहुत खास थी। इससे उनकी यादें जुड़ी थी। अब ग्वांशिक की खुद की ना होने पर दादी जी का बर्ताव एसुन पर बदल जाता है। वो एसुन को अब मानने लगी थी। वहीं ग्वांशिक एसुन और उनके दोनों बच्चों के साथ एक फोटो क्लिक करते हैं एंड एसुन की जिंदगी में अब बस खुशियां ही खुशियां थी। बसंत का मौसम हर जगह था और यहाँ एसुन एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। यह उसका तीसरा बेटा होता है, डोंग। उसकी एक हंसती खेलती फैमिली थी। अब सब साथ में बड़े होते हैं। वहीं अब साउथ कोरिया में डिक्टेटरशिप जा चुकी थी और इलेक्शन के बाद डेमोक्रेसी आ गई थी। गांव में भी इलेक्शन होते थे और सरपंच की फैमिली से होने की वजह से अपने पैसों के दम पर सेंगल हमेशा सभी गांव वालों को अच्छा खाना खिलाकर वोट ले लेता है। लेकिन डिप्यूटी हेड के लिए वो लोग एसुन का नाम आगे करते हैं कि वो डिजर्व करती है, और अगर उसे नहीं बनाया तो अगली बार उसे वोट देकर तुम्हें हटा देंगे। सेंगल को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है एंड अब एसुन बन गई थी गांव की उप सरपंच। वहाँ एक दिन नाइट क्लब में कुछ लोग पकड़े गए थे। तलाशी ली जा रही थी, पर एसुन देख लेती है अंदर सेंगल की वाइफ योंगरैंग और उनकी बेटी हैं। अगर ये बात सबके सामने आ जाता तो सेंगल योंगरैंग को बहुत बुरा भला कहते और शायद उन्हें मारते भी। इसलिए वो उनसे छिपकर जाने में